जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं तलहा उबैद अपने फिज़िक्स के चैनल के साथ आज भी हम एफएससी का ही टॉपिक पढ़ेंगे। आप सबको मेरे चैनल पे वेलकम। एफएससी का हम कर रहे हैं पार्ट बी, पोर्शन बी जो है, और इसमें चैप्टर 12 जो है उसको हम डिस्कस कर रहे थे। लास्ट टाइम हमने एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ा था, जिसमें हमने दो टॉपिक्स पढ़े थे, एक फोटोकॉपियर और दूसरा इंकजेट प्रिंटर। आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस टॉपिक की आगे काफ़ी सारी एप्लीकेशंस हैं, और ये है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो चलें अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। अपने पास पेन पेंसिल रखा करें जब आप वीडियोस देखते हैं, और साथ ही जो मेरी वीडियो है उसको बार बार स्क्रॉल करके पीछे से भी आप बार बार स्ट्रीम किया करें, ताकि आपको जो चीज़ें एक दफ़ा समझ नहीं आई वो रिपीट करके आपको क्लियर हो जाए। तो चलें जी अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। ये है जी हमारा टॉपिक। इसमें जी इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। जैसा मैंने आपको पहले बताया, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बजाते खुद तो ये छोटा सा टॉपिक है, आप ये समझ लें कि ये एमसीक्यूज या शॉर्ट क्वेश्चन के लिए आप इसको देख सकते हैं, लेकिन इसकी आगे काफ़ी सारी एप्लीकेशंस हैं, तो इसलिए इसको आपने बहुत गौर से, ठीक से, ध्यान से समझना है। सबसे पहली बात, इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता क्या है या इसका पर्पस क्या है। देखिए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है, आप ये समझ लें कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स का पर्पस क्या है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, ये इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ बताने के लिए काम इसको हम यूज करते हैं। या आप ये समझ लें कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स की मदद से हमें किसी जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ का पता चल जाता है। किस तरह से, देखें, फर्ज करें जी हमारे पास एक रेक्टेंगुलर पोर्शन है कोई। फर्ज करें ये आपके पास कोई शीट है, कोई भी एरिया है, जैसे ये मोबाइल फ़ोन है, ये मोबाइल फ़ोन है। इसको आप सामने ऐसे रख दें, ये बिल्कुल ऐसे पड़ा हुआ है, इस तरह ऐसे। तो ये एक डायग्राम मैंने रैंडम सी बनाई है। फर्ज करें ये हमने एक ऐसे इलाके के अंदर रख दिया जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है ये हम पिछले लेक्चर में देख चुके हैं। फर्ज करें यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड थी, फर्ज करें यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड, वेट अ मिनट, ये क्या हो गया, एक सेकेंड। ओके, फर्ज करें कि यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड थी इस तरफ, राइटवर्ड जा रही है। ये राइटवर्ड का मतलब क्या है कि यहां पर पॉजिटिव चार्ज होगा या पॉजिटिवली चार्ज प्लेट होगी, और इस तरफ नेगेटिवली चार्ज प्लेट होगी। इसीलिए हम कह सकते हैं कि यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो है वो राइटवर्ड है। अच्छा जी, अब जितनी ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस सरफेस के अंदर से गुजरेंगी, ये सरफेस मैंने अभी बनाया है, ये वाला सरफेस, जितनी ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के अंदर से गुजरेंगी, हम कहेंगे कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स उतना ही ज्यादा है। अब देखें यहां पर इसके अंदर से 3 इलेक्ट्रिक लाइंस गुजर रही हैं, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की कोई एक वैल्यू आ जाएगी। लेकिन अब यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं उनके दरमियान जो फासला है वो कम होता, यानी वो काफी क्लोज होती, तो फिर इस गिवन एरिया के अंदर से इस एग्जाम्पल के मुताबिक 3 की बजाय 5 इलेक्ट्रिक फील्ड गुजरना था।
यहाँ पर इस वक्त इस एरिया के अंदर से या इस सरफेस के अंदर से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ज्यादा कर रही हैं, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ज्यादा है, यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स ज्यादा है। यानी वही बात जो शुरू में मैंने आपको बताई कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है उसका मेन पर्पस क्या है, किसी गिवन सरफेस के अंदर से पास होने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ के बारे में जानना। ठीक है जी, इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ के बारे में जानना जो किसी गिवन सरफेस के अंदर से पास करे। तो ये तो था इलेक्ट्रिक फ्लक्स का एक शॉर्ट सा ओवरव्यू कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है ये है क्या। अब हम देखते हैं कि मैथमेटिकली इसको किस तरह से हम डिस्क्राइब कर सकते हैं। इसको मैं रिमूव करता हूं जो मैंने भी बनाया और ओके जी, अब हम आ जाते हैं जी इसके फार्मूला की तरफ। ऑलराइट, जैसे ये आप देख रहे हैं, सबसे पहले आप इस कैलकुलेशन करेंगे। सबसे पहले आप करेंगे इसकी डेफिनेशन, द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ यूनिट एरिया या गिवन एरिया इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को एक ग्रीक लेटर से जाहिर किया जाता है, फाई। ये फाई आप किसमें आप देख रहे हैं, ये है फाई। एक सेकेंड, ये है जी फाई। अब यहाँ पर कुछ रैंडम सी डायग्राम्स बनी हुई हैं। ये जो एरोज आपको नजर आ रहे हैं, ये एरोज जो हैं ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को बता रहे हैं, इसी तरह इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ को भी बता रहे हैं, और बीच में ये जो छोटे छोटे सरफेस रखे हुए हैं ये फ्लक्स फाइंड करने के लिए मुख्तलिफ डायग्राम्स बनाई गई है। ये एक मेरे पीछे भी है, ये इसको मैं थोड़ा सा मूव करवाता हूं तो आपको पता चल जाएगा। ये देखें, ठीक है जी। अब सबसे पहला काम हमारा ये है कि हमने इसका मैथमेटिकल फॉर्मूला देखना है। ये है जी इसका मैथमेटिकल फॉर्मूला। एक सेकेंड बस। ऑलराइट, चले जी, हम इसके मैथमेटिकल फॉर्मूला की तरफ चलते हैं। इसको मैथमेटिकली हम जाहिर करते हैं जी इलेक्ट्रिक फील्ड और वेक्टर एरिया के डॉट प्रोडक्ट से। अब क्वेश्चन आप ये करेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड तो समझ आता है कि ये क्या है, चूंकि ये पिछले टॉपिक्स में पढ़ी हुई है। ये वेक्टर एरिया क्या चीज है, ये वेक्टर एरिया क्या है। फर्ज करें यहां पे मैं आपको एग्जांपल के तौर पे एक सरफेस बनाता हूं। फर्ज करें ये एक सरफेस है, आपने गौर से ये बात समझनी है। फर्ज करें जी ये एक सरफेस है, ये फर्ज करें एक बुक है जो इस तरफ पड़ी हुई है, इसका कोई ना कोई सरफेस एरिया भी होगा। सरफेस एरिया किस तरह आप कैलकुलेट करेंगे, लेंथ इनटू विड्थ। जैसे फर्ज करें इसका जो सरफेस एरिया है उसको मैंने ए से जाहिर कर दिया। आप नोट करें कि इसके ऊपर मैं वेक्टर का साइन यूज नहीं कर रहा। अब हम आए हैं जी, फर्ज करें कि इसके ऊपर हम एक ऐसा वेक्टर ड्रॉ करते हैं, ऐसा वेक्टर ड्रॉ करें जो इस सरफेस के साथ बिल्कुल 90 के एंगल पर है, और इस वेक्टर की जो लेंथ है, बात ये कि इसका एंगल 90 बन रहा है, और इसकी जो लेंथ है यानी इसकी जो मैग्नीट्यूड है वो इस सरफेस के सरफेस एरिया के इक्वल होगी, इस सरफेस के जो नीचे हमने इमेजिन किया है। इस वेक्टर को फिर हम नाम दे सकते हैं, इस वेक्टर को
फिर हम नाम दे सकते हैं वेक्टर एरिया ऑफ दिस सरफेस, या इसे कई दफा नॉर्मल वेक्टर भी कहते हैं। इसका मतलब नॉर्मल वेक्टर या वेक्टर एरिया बाय द वे क्या चीज है, ये ऐसा वेक्टर है जो किसी गिवन सरफेस के ऊपर 90 के एंगल पर होता है और इसकी जो लेंथ है वो उस सरफेस की मैग्नीट्यूड के बराबर होती है। तो ये जो वेक्टर एरिया है ये बिल्कुल वही वाला वेक्टर एरिया है जो मैं अभी आपको थोड़ी देर पहले बता रहा था। अब अगर आप उस टॉपिक की तरफ चलें, अगर हम उस टॉपिक की तरफ चलें यहाँ पर, तो ये काफी सारे आपको सरफेसेस नजर आ रहे हैं। इन सब के जो वेक्टर एरियाज हैं उनकी मुख्तलिफ डायरेक्शन होगी। यहां पर हम ये वाली डायग्राम कंसिडर करते हैं। इसको मैं थोड़ा सा जूम करके आपको दिखाता हूं, थोड़ा सा इसको जूम करके आपको दिखाता हूं। ये देखिए, ये है जी आपकी डायग्राम। उसको मैं रिमूव कर देता हूं जो मैंने पहले ड्रॉ किया। अच्छा, जो मैं रिमूव कर देता हूं, अगर आपको वो दोबारा से देखना पड़े तो आप वीडियो को बैक करके देख लिया करिए, ताकि आपको कोई ऐसी चीज़ ना हो जो आपकी समझ में ना आए और रह जाए। तो जिस चीज़ को आप रिवाइज करना चाहते हैं या अगर पिछली डायग्राम को देखना चाहते हैं तो आप वीडियो को स्क्रॉल बैक कर लिया करें। ओके जी, अब हम बात करते हैं इस डायग्राम की। ये डायग्राम मैं आपको दोबारा से बना के भी दिखा देता हूं। अगर आप गौर से समझेंगे तो आपको बड़ी आसानी से समझ आ जाएगी। फर्ज करें ये है हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन करने के लिए वेक्टर्स। फर्ज करें जी ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बना दी और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के दरमियान भी थोड़ा बहुत डिस्टेंस जो है वो भी मैंने मेंशन कर दिया है, शो कर दिया है। अब फर्ज करें हमारे पास यहाँ पे एक सरफेस था जो यहाँ पे थोड़ा टिल्ट करके रखा हुआ है, थोड़ा टेढ़ा रखा हुआ है, इंक्लाइन रखा हुआ है, इस तरह से, यानी बिल्कुल ऐसे नहीं, थोड़ा सा ऐसे पड़ा हुआ है। सही है? ये आपको एरो ये डायरेक्शन नजर आ रही है। यहाँ जो डायग्राम में यहाँ जो मैंने डायग्राम मेंशन की है यहाँ पे, तो इसका जो वेक्टर एरिया होगा वो बिल्कुल सरफेस के साथ 90 के एंगल पे होगा, ये वेक्टर एरिया। ठीक है जी। अब ये जो वेक्टर एरिया है ये इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ जो एंगल बना रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ जो एंगल बना रहा है वो किस तरह आप कैलकुलेट कर सकते हैं। देखें, इलेक्ट्रिक फील्ड की ये डायरेक्शन है, ये आपके पास एंगल बन गया थीटा। ये किस किस के दरमियान बनने वाला एंगल है, मैं थोड़ा सा और चूज कर लेता हूं। ओके, देखें ये किस किस के दरमियान बनने वाला एंगल है, ये यहाँ पर मौजूद इलेक्ट्रिक फील्ड और इस सरफेस के वेक्टर एरिया के दरमियान बनने वाला एंगल है। अगर हम इन दोनों वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट ले लें, अगर हम इन दोनों वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट ले लें, हमें पता चल जाता है कि इस सरफेस के अंदर से पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना है। जैसे यहां पर एक फार्मूला मेंशन है ये। अब देखिए, मैं दोबारा वो डायग्राम जो है उसको रिमूव कर रहा हूं ताकि मैं नेक्स्ट कुछ और ड्रॉ कर सकूं। इसलिए अगर आपने पुराना ड्रॉ किया गया, अगर कुछ देखना है तो आप वीडियो को बैक कर लिया करें। ओके जी, ये है जी अब आपके पास फॉर्मूला। सबसे पहले क्या हमने किया, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को डिफाइन किया। दूसरे नंबर पे हमने ये देखा कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है ये करता क्या है। मैंने आपको बताया क्या करता है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ के बारे में बताता है किसी गिवन एरिया के अंदर से। फिर हमने क्या किया, हमने एक स्कीमेटिक डायग्राम बनाई जिसकी मदद से हमने ये देखा कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स को फाइंड करने के लिए जो डायग्राम ड्रॉ की जाएगी उसको हम किस तरह समझेंगे। उसी में हमने वेक्टर एरिया क्या होता है ये भी देखा। अच्छा, इसके बाद अगला काम हमारा क्या है, हमने वो फॉर्मूला जो है उसको स्टडी करना है। ई डॉट ए, ई क्या है,
इलेक्ट्रिक फील्ड और ए क्या है, ए के ऊपर वेक्टर का साइन आप देख रहे हैं, ये ए क्या है, दिस इज वेक्टर एरिया। और अगर हम इस डॉट या स्केलर प्रोडक्ट को ओपन करके देखें तो फिर जाहिर बात है कॉस थीटा आ जाएगा, ई ए कॉस थीटा। अब इसमें जो थीटा है, ये जो थीटा आप देख रहे हैं, दिस थीटा इज एक्चुअली एंगल बिटवीन वेक्टर एरिया एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको डायग्राम में मेंशन किया। अब देखें जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है इसमें टोटल 2 केसेस आते हैं जो हमने पढ़ने होते हैं। एक केस क्या है कि मैक्सिमम फ्लक्स कब होगा, और दूसरा केस क्या है कि मिनिमम फ्लक्स कब होगा। अच्छा, ये मैक्सिमम फ्लक्स, मिनिमम फ्लक्स और जनरल जो डायग्राम है, ये सारी पहले पेज पे मैं आपको दिखा चुका हूं, ये तीनों की तीनों डायग्राम्स। मैं आपको दोबारा से इसको दिखा देता हूं। ये देखिए, ये तीनों डायग्राम्स मैं आपको यहाँ पे दिखा चुका हूं। अब मैं आपको इसको ड्रॉ करके बताने लगा हूं। ये देखें, फिगर डी जो है ये जनरल डायग्राम है, फिगर सी जो है ये मिनिमम फ्लक्स के लिए है, और फिगर बी मैक्सिमम फ्लक्स के लिए है। अब हम क्या देखने जा रहे हैं कि मैक्सिमम फ्लक्स और मिनिमम फ्लक्स कब आता है, या इसके लिए कंडीशंस क्या है। अच्छा, इसमें एक छोटी सी बात रह गई है, आप इसके यूनिट को भी देख लीजिएगा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है इसका यूनिट होता है ये देखिए, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। और ये याद रखें कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक स्केलर क्वांटिटी है। जाहिर बात है अगर कोई क्वांटिटी दो वेक्टर्स के डॉट प्रोडक्ट की मदद से हासिल की जा सकती है, इसका मतलब है ये स्केलर क्वांटिटी है। यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स को डिफाइन करने के लिए या डिस्क्राइब करने के लिए किसी डायरेक्शन के बारे में बताने की जरूरत नहीं है। चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरफ से आ रही हैं, चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरफ से आ रही हैं, अगर उनकी तादाद एक जैसी है तो गिवन एरिया से वो एक ही तरह का फ्लक्स देंगी। यानी ये वाली डायरेक्शन या ये वाली डायरेक्शन जो है, ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स को डिस्क्राइब करने के लिए मेंशन करना जरूरी नहीं है। अच्छा जी, इसका यूनिट कैसे बनेगा? देखें, ये हम चले, मैं आपको करके दिखा देता हूं इसका यूनिट कैसे बनेगा। ओके जी, ये देखिए, इसको हम करते हैं डिलीट, और अब हम इसका बनाते हैं यूनिट। देखिए, यहाँ मैं वैसे ही एक ब्लैंक सी जगह पे आपको ये करके दिखा देता हूँ। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड वेक्टर एरिया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने डिफाइन किया था पिछले टॉपिक्स में, फोर्स पर यूनिट चार्ज। तो फोर्स पर यूनिट चार्ज के लिहाज से इसका यूनिट बनेगा न्यूटन पर कूलम। और एरिया जो है, जैसे मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि एरिया जो है इसकी मैग्नीट्यूड क्या होती है, गिवन सरफेस का सरफेस एरिया। इसका मतलब है कि हम कह सकते हैं कि इसका यूनिट क्या होगा, मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ये आपके पास यूनिट आ गया किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड का, सॉरी इलेक्ट्रिक फ्लक्स का। ठीक हो गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट। ओके जी, नेक्स्ट है आपके पास मैक्सिमम फ्लक्स और मिनिमम फ्लक्स। मिनिमम फ्लक्स कब आएगा, मैं इसकी भी आपको यहां डायग्राम बना के मेंशन कर देता हूं। देखिए जरा, फर्ज करें यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की ये डायरेक्शन है, हम रैंडम कंसिडर कर रहे हैं, और सरफेस एरिया इस तरह पड़ा हुआ है वर्टिकल। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फर्ज करें हॉरिजॉन्टल है और सरफेस एरिया जो है ये वर्टिकल है। अगर मैं कहूं कि सरफेस एरिया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के परपेंडिकुलर, बात बिल्कुल ठीक है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के लिहाज से सरफेस एरिया परपेंडिकुलर है। लेकिन अगर मैं वेक्टर एरिया की बात करूंगा तो वेक्टर एरिया की ये डायरेक्शन होगी, क्योंकि हम जानते हैं वेक्टर एरिया जो है वो गिवन सरफेस के साथ 90 के एंगल पे होता है। तो क्योंकि गिवन सरफेस वर्टिकल है तो 90 का एंगल फिर क्या बनेगा, हॉरिजॉन्टल।
तो अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड और वेक्टर एरिया के दरमियान एंगल देखेंगे तो ये चूंकि पैरेलल आ रहे हैं, इनकी डायरेक्शन सेम है, इसका मतलब है इनके दरमियान बनने वाला एंगल क्या है? जीरो। अगर इनके दरमियान बनने वाला एंगल जीरो है तो हम कह सकते हैं कि इस वक्त फ्लक्स क्या होगा? ई ए कॉस जीरो। और कॉस जीरो क्या होता है? 1। कॉस जो है ये कॉस फंक्शन में मैक्सिमम वैल्यू आती है, इसका मतलब है आपके पास फ्लक्स आ जाएगा ई ए, और इस फ्लक्स को हम कह सकते हैं दैट दिस इज मैक्सिमम फ्लक्स। ओके जी, ठीक है। ये थोड़ा मेरे पीछे लिखा गया है, इसको मैं थोड़ा सा लेफ्ट साइड पे मूव करवा के आपको दिखा देता हूँ। ये देखें, ये अब सारा कुछ जो मैंने अभी लिखा है इसको मैं मिटा देता हूँ, और अगर आप गौर करेंगे तो इसके पीछे भी सेम यही कुछ लिखा हुआ है। ये देखें, एंगल कितना है? जीरो, और फ्लक्स क्या आया है? मैक्सिमम, और मैक्सिमम फ्लक्स क्या है? ई ए। अब दूसरा केस क्या है? मिनिमम फ्लक्स का। मिनिमम फ्लक्स या जीरो फ्लक्स। अब जीरो या मिनिमम फ्लक्स कब होगा, इसको मैं डायग्राम बना के आपको समझा देता हूं। असल काम आपका डायग्राम की मदद से समझना ही है। जैसे फर्ज करें यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मैं दोबारा से कंसीडर करता हूं। ये फर्ज करें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, और यहां पे जो आपने सरफेस कंसीडर किया है फर्ज करें वो भी हॉरिजॉन्टल ही पड़ा हुआ है, सरफेस भी हॉरिजॉन्टल ही पड़ा हुआ है। अब चूंकि सरफेस हॉरिजॉन्टल है तो अगर मैं इसका वेक्टर एरिया बनाऊंगा, जिसको मैं ब्लैक कलर से बना देता हूं, इसका वेक्टर एरिया जाहिर बात है वर्टिकल होगा। अब वेक्टर एरिया वर्टिकल है, इलेक्ट्रिक फील्ड जब वो हॉरिजॉन्टल है, तो दोनों में एंगल कितना आ गया? 90। अब चूंकि एंगल 90 है तो जब आप कॉस लेंगे तो कॉस 90 क्या होता है? जीरो। कॉस 90 जीरो आ गया तो फिर फ्लक्स का जो बेसिक फॉर्मूला है, ई ए कॉस 90। कॉस 90 जीरो हो गया तो फ्लक्स भी जीरो हो गया। अब ये भी कुछ पीछे लिखा गया है, मैं इसको दोबारा से कट करके मूव करवा के आपको दिखा देता हूँ। ये देखें, एंगल जीरो हो गया, एंगल 90 हो गया, कॉस 90 जीरो हो गया, और फ्लक्स जीरो हो गया। दिस कॉल्ड मिनिमम फ्लक्स या जीरो फ्लक्स। सो दिस इज ऑल अबाउट इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ओके, इसको हम करते हैं नेक्स्ट। ओके, और थर्ड केस यहां पे लिखा गया है जो मैं आपको शुरू से ही बता चुका हूं, जनरल फॉर्मूला, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जनरल फॉर्मूला, कि अगर जो सरफेस एरिया है, अगर जो सरफेस है वो किसी भी एंगल पे पड़ा हुआ है, तो फिर जनरल फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फ्लक्स का क्या होगा? ई ए कॉस थीटा। ये आपको अच्छा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बजाते खुद एक ठीक है, अगर आप एफएससी के पॉइंट देखेंगे तो ये एक शॉर्ट क्वेश्चन आ सकते हैं, लेकिन मैंने इस पे टाइम थोड़ा इसलिए ज्यादा लगाया, टॉपिक के कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होंगे कि मैक्सिमम फ्लक्स मिनिमम फ्लक्स कब होता है, तो आप ठीक से इसको आगे वाले टॉपिक्स में अंडरस्टैंड नहीं कर सकेंगे, क्योंकि अगले सारे टॉपिक्स, जो बहुत सारे टॉपिक्स हैं, जिनमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स के साथ हमें डील करना पड़ेगा। तो आज हम यहाँ तक ही रखते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स के नेक्स्ट जो टॉपिक्स हैं उनको डिस्कस करेंगे, और ये है हमारा आज का लेक्चर। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आप मुझे ये बताइए कि हमने इस टॉपिक में क्या कुछ डिस्कस किया है। सबसे पहले हमने डिस्कस किया इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन, इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता क्या है। तीसरे नंबर पे डिस्कस किया कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है
इसका जनरल फार्मूला क्या है, चौथे नंबर पे डिस्कस किया इसके लिए डायग्राम, फिर हमने डिस्कस किया मैक्सिमम फ्लक्स कब होता है, मिनिमम फ्लक्स कब होता है, और ये था हमारा सारा का सारा टॉपिक। अब अगर मैं आपसे एक छोटी सी बात ये पूछूं कि मैक्सिमम फ्लक्स जो है वो कब आता है, तो आप 2 पॉइंट्स बता सकते हैं कि अगर सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के साथ 90 के एंगल पे हो, अगर फर्ज करें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरफ पास कर रही हैं और सरफेस बिल्कुल वर्टिकल है, तो मैं कह सकता हूं सरफेस इज परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक लाइन, या दूसरे अल्फाज में मैं क्या कह सकता हूं कि वेक्टर एरिया इज पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, क्योंकि अगर सरफेस परपेंडिकुलर है तो इसका वेक्टर एरिया जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के साथ पैरेलल होगा। इस सिचुएशन में मैक्सिमम फील्ड लाइंस इस एरिया के अंदर से गुजर रही हैं, हम कह सकते हैं फ्लक्स मैक्सिमम है। यार मिनिमम फ्लक्स कब होगा, जब सरफेस जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के लिहाज से पैरेलल हो या वेक्टर एरिया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के लिहाज से परपेंडिकुलर हो, क्योंकि अगर सरफेस पैरेलल होगा तो वेक्टर एरिया परपेंडिकुलर होगा, परपेंडिकुलर अगर वेक्टर एरिया है इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ तो फिर cos 90 हो जाता है और प्लस से 0 होता है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, उम्मीद है कि आपको इसमें अब कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगी। अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो आप जरूर मुझे कमेंट करिए, और तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।